हमारे मजदूर भाइयों और बहनों, चुनाव 4 चरण का हो चुका और 4 चरण बाकी है। आपने देखा शुरू से हम सीपीआईएम, वाम मोर्चा के लोग, संयुक्त मोर्चा के लोग हम ये कहते आए, प्रचार भी यही कर रहे हैं, आज भी यही कर रहे हैं और लोग भी ये चाह रहे हैं, एक चुनाव अमन के साथ हो, शांति में हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो और चुनाव शांति के लिए हो। अब ये शीतलकुची में जो हुआ, हमारे मुख्यमंत्री उधर दिलीप घोष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, छुटभैया नेता हिंसा को भड़का रहे हैं। इनको तो शर्म नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को इलेक्शन कमीशन का 24 घंटा खामोश रहो। और आज दिलीप घोष को हम लोगों ने मांग किया, एक तरफा क्यों? न्याय तो पूरा होना चाहिए ईसीआई की तरफ से भी। अगर निरपेक्ष चुनाव है तो ईसीआई को भी निरपेक्ष होना चाहिए। तो चलो, अभी संवाद मिला कि जैसे मुख्यमंत्री को 24 घंटा खामोश रहने कहा गया था, उसी तरह से दिलीप घोष को भी 24 घंटा खामोश रहने के लिए कहा गया है। इन लोगों को शर्म नहीं है। चुनाव में तो बेशक वार्ता होना चाहिए, भाषण होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, फिर क्या प्रचार कर रहे हैं? लोगों का रोजी का सवाल, रोटी का सवाल, बच्चों का शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, उद्योग धंधा कारोबार, कलो कारखाना, ये सब को तर्क करके आप देखो बीजेपी और तृणमूल दोनों मिलकर आपस में हिस्सेदारी कर लिया है। और इस इलाके के लोगों को, हाजीनगर के लोगों को, नईहाटी के लोगों को, बीजपुर के लोगों को हमें नए से कहने की जरूरत नहीं है। तृणमूल के 5 साल के हुकूमत के बाद 2016 में आपने देखा, जब यहां फसादात हुए, पहला काम हुआ पुलिस का कि आप लोग आ नहीं सकते। लोग यहां से बेघर हुए। कौन वो लोग थे? आज जिनको आप कुछ लोगों को बीजेपी में देख रहे हैं, कुछ लोगों को तृणमूल में देख रहे हैं, वो दोनों एक साथ ही थे ना। 16 से 18 तक जो हुआ और ये दंगा हंगामा में जो आग, उस आग में रोटी सेक करके बीजेपी बोला हमें सीट मिल गया। फिर 1921, चाहे मीडिया हो, चाहे भाजपा हो, चाहे तृणमूल हो, लोगों की परेशानी भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार है, तृणमूल के नेतृत्व में राज्य सरकार है। हमने 1 साल कोरोना का देखा, मोदी ममता दोनों मिलकर के विज्ञापन दिए। इसी चुनाव की शुरुआत में कहा गया, देखो कंपटीशन ये हो रहा है कि वैक्सीन जैसे मोदी या ममता आविष्कार किए है। विज्ञापन दिया गया, देखो कैसे कोरोना से लड़ा जा रहा है। कोरोना से कहां लड़े भाई? पूरे विश्व में जब कोरोना से लड़ रहा था, उस समय हमारे मीडिया में बैठ करके और हमारे इर्द गिर्द हमने देख रहे थे इन लोगों का तमाशा। कोई कहे कोरोना जिहाद, कोई कहे तबलीग जमात, कोई कहे निजामुद्दीन, कोई कहे आप इससे फल मत खरीदना, उसके बाजार में नहीं जाना, उसको अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देना। अरे विदेश से जहां से कोरोना आ रहा था, एयरपोर्ट में आपको नाकाबंदी लगाने की जरूरत थी, वहां खास लोग आ रहे थे ना, इसलिए वहां वो काम नहीं किया गया। उनको क्वारंटाइन रखना चाहिए था 14 दिन, चाहे मोदी सरकार हो चाहे दीदी सरकार हो, वो ये काम नहीं किए, क्योंकि उनके ये सब खास लोग हैं जो विदेश से देश में आ रहे थे। लेकिन हमारे मजदूर भाई, जब लॉकडाउन हुआ उसके लिए ट्रेन बंद, बसें बंद, आज भी ट्रेन मामूल नहीं हुआ। आज भी हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सही नहीं हुआ। और अभी दूसरे जो वेव है, ढेव है, वो कोरोना के लिए हमारे पास पहुंच गया।
ये सरकार को शर्म नहीं है, वरना आज पूरे विश्व के अंदर पिछले 2 हफ्ते में सबसे ज्यादा कोरोना का केस हमारे देश में हो रहा है। 2 लाख एक दिन में बढ़ा। चाहे गुजरात हो बीजेपी के शासन का, चाहे योगी का उत्तर प्रदेश हो, चाहे चौहान का मध्य प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो ममता के जमाने में, ये सब नंगे हैं एक साथ और दिखा रहे हैं कि हम कितना लड़ रहे हैं। वो क्या हमारे वैक्सीन के लिए लड़ रहे हैं? वो क्या हमारे दवाई के लिए लड़ रहे हैं? वो क्या अस्पताल के लिए लड़ रहे हैं? एक साल में ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार ये कह सकता है कि हमने कोई एक अस्पताल बना करके तैयार कर दिया। जब हमें जरूरत थी सरकार की, उस वक्त सरकार नहीं थे। कोरोना के टाइम में जो लॉकडाउन हुआ वो एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने आ गया। जैसे आपका हड्डी में चोट आ जाता है ना, एक्सरे करने से हकीकत मालूम होता है कहाँ क्या क्रैक है, कहाँ फ्रैक्चर है। उसी तरह से ये चुनाव के वक्त जो विज्ञापन दिखाया जाता है, फोटो लगाया जाता है, उसमें तो वो पता नहीं चलता, वो तो स्टूडियो का फोटो है। लेकिन जो एक्सरे होता है परेशानी के वक्त में, 1 साल समय मिला। प्रधानमंत्री क्या कहते? राशन याद है आपको टेलीविजन में? महाभारत का युद्ध 18 दिन में विजय हुआ था, आप हमें 17 दिन दो, हम कोरोना से विजय प्राप्त करेंगे। सच या झूठ? उन्होंने कहा था लक्ष्मण रेखा। ममता बनर्जी क्या की? टेलीविजन में आपने देखा लॉकडाउन के समय पर, इसी समय पिछले साल वो सड़क में जाकर के कलकत्ते के बाजार में रास्ते में गोल गोल चक्कर काट दिए। क्यों? हम बचपना में डॉक्टर के पास जाते थे, आपके अभी भी हो गया था, तो डॉक्टर साहब प्रेस्क्रिप्शन लिख देते थे नुस्खा, और बाजू में एक कंपाउंडर होता था, बीच में एक पर्दा होता था। बचपना में तो पर्दा झाँक कर देखते थे ये दवाई कैसे बनाते हैं, और वो कंपाउंडर डॉक्टर साहब का लेख पढ़ सकता था, मिक्सर बनाता था, उसमें दाग देता था, खुराक दिन में 2 बार 3 बार कैसे खाना पड़ेगा। टैबलेट के पुड़िया में गोल गोल दाग दे करके माता जी को समझा देता था, अम्मी को, कि सुबह शाम दोपहर खाने के आगे खाने के बाद गोल गोल निशान कर देता। चूंकि डॉक्टर का लेख समझ नहीं पाएंगे, कंपाउंडर समझाता था। जिस तरह से एक डॉक्टर और कंपाउंडर का संपर्क होता है, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है और कंपाउंडर गोल गोल दाग बना करके दिखा देता है कैसे खाना पड़ेगा, वैसा ही मोदी और ममता के अंदर संपर्क है। मोदी जी बोल दिए लक्ष्मण रेखा, ममता जी गोल गोल लकीर काट करके दिखा दी कि लक्ष्मण रेखा किसको बोला जाता है, आपको बस समझ में नहीं आए तो कोई बिगाड़, कोई विरोध नहीं है। जब पंचायत में अम्फान के वक्त त्रिपाल चोरी हो रहा था, चावल चोरी हो रहा था राशन का, उसमें कौन तृणमूल और कौन बीजेपी पहचाना जा रहा था। जो लोग सोचते थे तृणमूल आने से बहुत बर्बादी हो रहा है, बीजेपी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, हम बाहर के बोले रहे। नवान्नों को समझाने के लिए 56 का जरूरत है। हम लोग बोल रहे जहाँ नवान्नो तहाँ 56। अच्छा, 56 इंच का छाती कोई इंसान का होता है? व्हाट्सएप में वीडियो में जो कुछ बोल देता है मीडिया, लोग यकीन कर लेते हैं, झूठ को सच चला देते हैं। जैसे 17 दिन में महाभारत का युद्ध विजय हुआ था बोल के कोरोना से विजय नहीं हुआ, जैसे नोटबंदी करके नकली नोट, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, जैसे जीएसटी करके पूरा देश का अर्थनीति का उद्धार नहीं हुआ, जैसे मोदी को लिया करके अच्छे दिन नहीं हुआ, जैसे विदेश से काला धन आया भी नहीं और आपके खाता में 14-15 लाख गया भी नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा एतबार दिलाया जाता है। उसी तरह से कहा गया कि ये तृणमूल का जो लूट खसोट वसूली तोलाबाजी, इससे निपटने के लिए आपको 56 इंच छाती वाला चाहिए। अरे कोई इंसान का 56 इंच का छाती नहीं होता है। गाय का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, गंडार का हो सकता है, जलस्ती का हो सकता है, लेकिन आज तक कोई इंसान का जो कामा पहलवान था उसका भी 56 इंच का छाती नहीं था। लेकिन इसी तरह से सोशल मीडिया और मीडिया में
झूठ को सच बोल के चलाया जाता है। अभी जैसे 3-4 रोज से शीतलकुची जी का वो वीडियो चलाया जा रहा है, कभी मणिपुर का, कभी त्रिपुरा का, कभी दूसरे राज्य का वीडियो लेकर के शाया किया जा रहा है। अरे जांच करो, हकीकत क्या है? जांच नहीं करी, गोली चला, 5 लोगों की मौतें हुई, हमने पहले दिन ही कहा जांच करो। लेकिन हमारे यहाँ जब पूरे देश में जो भी अन्याय होता है उसका कोई जांच होता है सही ढंग से? जब यहाँ पे ममता बनर्जी आने के बाद पहला गोली चला था मगराहट में, मदरसा में क्लास 8 की बच्ची को गोली लगा था। पुलिस के अफसर से देखे ममता बनर्जी बोली, हम लोग जब कहे जांच होगा, बोले हाँ जांच होगा, लेकिन क्या जांच होगा? कौन कैमरा से फोटो उठा गोली का? क्योंकि फोटो उठ गया बोलकर लोगों को मालूम हो गया गोली चला। बोले किस एंगल से? डीजी कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमें देखना पड़ेगा किस एंगल से फोटो उठाया गया, किसका कैमरा से उठा। आज भी यही चल रहा है। अरे तुम्हारे पास सीसीटीवी है, फुटेज निकालो। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप चुनाव में हिस्सा लो, वोट डालो, तो अगर वोट डालने जाके लोगों के ऊपर मुसीबत हो तो और जिम्मेदारी लेगा। और ये मुसीबत हुआ क्यों? दोनों दिलीप ममता बनर्जी, एक एक्शन का चुनाव जा रहा है और लोगों के अंदर हिंदू, मुसलमान, बंगाली, बिहारी, ऊंचा जात नीचा जात ये लेकर के लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों सरकार के पास आपके रोजी रोटी का सवाल का कोई जवाब नहीं है। और इसलिए हम संयुक्त मोर्चा इसलिए कहे कि हमारे यहाँ हमारे जो लोगों की जो अनुभव है आप उससे देखो। हम ये नहीं कहते 34 साल बंगाल की हुकूमत में हम एकदम सब कुछ ठीक कर दिए थे, उससे पहले कांग्रेस की राज थी, लेकिन हम पूरे देश को ये कहते हैं देखो यहां फसाद नहीं होता है। आज आप कह सकते हैं आप फसाद कराने वाले कौन है? आप काकीनाडा में देखें, आप हाजीनगर में देखें, आप बशीरहाट में देखें, आप धुलागढ़ में देखें, आप रानीगंज में देखें जहां वो इमाम साहब का बेटे का मौत हुआ था, आप उत्तर बंगाल में देखें, कालिया चौक में देखें। पहला काम होता है कि कोई अपोजिशन वाले, खास करके हमें सुजन चक्रवर्ती को, विमान बोस को कहा गया मौके वारदात में जाने नहीं देंगे, पुलिस का पहला पहरा। क्यों आप दबा रहे हो? जो लोग ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को रोकेगी, फसाद को रोकेगी, हम उनसे पूछते हैं चाहे हाजीनगर का फसाद हो, चाहे चांदनी का हो, चाहे बशीरहाट का हो, चाहे धुलागढ़ का हो, जब भी कोई फसाद होता है हम कहते हैं इसका जांच कराओ। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में एक भी राइट का, एक भी फसाद का, एक भी वायलेंस का कोई जांच कमीशन बना? क्यों नहीं बनाए? तब सामने आ जाएगा मामला। तृणमूल कांग्रेस के आर्थिक जितने भी भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बीजेपी की सरकार कोई जांच नहीं की। चाहे वो चीट फंड का मामला हो, चाहे वो शारदा वाला नारदा वाला मामला हो, नारदा वाला मामला हो, चाहे रिश्वतखोरी का मामला हो, चाहे कटमनी का मामला हो, चाहे 100 दिन का काम का हो, चाहे विधवा हो, भार्गव के बात हो, SC ST का, ट्राइबल का स्टाइपेंड का मामला हो, माइनॉरिटीज के स्टाइपेंड का मामला हो। अभी बीजेपी आकर कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि यहाँ घोटाला हुआ। अरे आपकी सरकार है, मैं 30 साल संसदीय राजनीति में हूँ, केंद्र सरकार का नियम है, चाहे रास्ते का ना हो, चाहे 100 दिन का हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे आवास योजना हो, जो पैसा आता है उसका पहले हिसाब और जांच होता है, तब अगले साल फिर पैसा आता है। तो आप 7 साल से आप पैसा देते गए, आप क्यों नहीं जांच किए? दाल में तो कुछ काला था। अभी चुनाव के वक्त आप बोल रहे हैं, और कौन लोग किया? मोदी जी आकर के आपके बाजू में गंगा के उस पार हिंद मोटर में चुनावी सभा कर रहे हैं। बाजू में सब्यसाची दत्त तृणमूल के थे, MLA, विधाननगर के चेयरमैन थे, मेयर थे, जो पहले सिंडिकेट राज, ये बालू सीमेंट का मामला बताए थे तो पूरा चुनाव के वक्त में ऑन कैमरा वो अभी बीजेपी में है, उनको बाजू में बैठा करके मोदी जी बोल रहे हैं सिंडिकेट राज को खत्म करना पड़ेगा। शुभेंदु को बैठा करके हल्दिया की मीटिंग में बोल रहे हैं कि नंदीग्राम में जो लोग खून खराबी किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मुकुल को बिठा करके ब्रिगेड पैड ग्राउंड में बाजू में बैठा कर बोल रहे हैं कि चीट फंड का पैसा जो धांधली किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कोयले खादान से जो लोग लूट मार कर रहा है, लूट खसोट कर रहा है, उसको बाजू में बैठा करके अमित शाह बोल रहे हैं कि कोयले खादान का, कोयला पाचार को रोकना पड़ेगा।
किसको बेवकूफ बना रहे हो? कौन ये लोग हैं? अच्छा बोले नहीं, पहले वो तृणमूल था, अभी तो बीजेपी हो गया। अच्छा जो बंदर है, अगर वो एक डाल से दूसरे डाल में जाए, नीचे वाला डाल से ऊपर वाला डाल चले जाए, छोटा वाला डाल से मोटा वाला डाल चले जाए, बंदर तो बंदर रहेगा ना, हनुमान तो नहीं बन जाएगा ना। लेकिन मीडिया वाले ऐसा दिखाते हैं कि देखो बाबा ये चोर था अभी साधु हो गया। हम सोच ये बात के, यही मुकुल राय के बारे में सिद्धार्थनाथ सिंह कहा था, भाग मुकुल भाग। हमारे बहुत से लोग, जिनका गरीब लोग, मध्यम वर्ग लोग, जिनका पैसा लूटा गया था चीट फंड में, जो सीना पीट रहे थे और ममता कह रही थी जाके चेता जाग, उस वक्त बीजेपी कहा था भाग मुकुल भाग। लोग बोले देखिए सलीम भाई अब तो बीजेपी आ गया। हम बोले अरे भैया हिंदी में भाग मतलब भाग, दौड़ के भागना, जैसा भाग मिल्खा भाग वो सिनेमा आया था ना, दौड़ के भागना। बंगला में भाग माने हिस्सा, अंशो, भागा भागी। बोले तुम्हारा हिस्सा इधर, उसका हिस्सा इधर। मुकुल को बीजेपी के नेता लोग बोला चीट फंड का लूट का पैसा तुम पहुंचाए काली घाट में, लेकिन बीजेपी के घाट में कौन पहुंचाएगा? मुकुल बस्ता लेकर वहां पहुंच गया और भागा भागी हो। हम जब ये बात बोले मानहानि मामला করবো, और बोलना जब माननी से और मानहानि मामला कर देती बोले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से अरुण जेटली को हमने चिट्ठी लिखा था नोटबंदी के समय, मैं सांसद था, घोटाला हुआ, आपको कहा कि आपके पास 500,000 रुपए का नोट है, बैंक में जाके जमा कर दो। और कुछ दलाल ये समझाया आपके पास तो 5-10 तो है, लेकिन बड़े बड़े अमीर कालाधन के मालिक, लुटेरे, चोर, उनके पास हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया है, वो तो फंस गया। कौन फंसा? कौन फंसा पिछले 4 साल में? अरुण जेटली को पार्लियामेंट में हमने कहा कि हमारे पास बैंक में सब लिखा जा रहा है, लेखा जोखा है, कौन कितना रुपया जमा दिया है, हम जांच करके सबको पकड़ेंगे। आज बीजेपी से पूछे किसका जांच हुआ, किसको पकड़ा? कहा था विदेश से कालाधन ले आएंगे। आज के कालाधन का बात होता है, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री कालाधन बोलते हैं, कोई अखबार, कोई टेलीविजन चैनल कालाधन लेकर डिस्कशन करता है। कालाधन खत्म हो गया। आपका पर्स में देखिए नोट हरा है, पीला है, सब रंग का गुलाबी है। जितना मोदी जमाने के बाद रंग बिरंगी नोट हो गया है, लेकिन काला धन जो है वो गायब हो गया। वो कहाँ गया, यही तो सवाल है। और वो चुनाव में भी नहीं, पार्लियामेंट में भी नहीं, असेंबली में भी नहीं, बीजेपी में भी नहीं, तृणमूल में भी नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई सांस निकाल नहीं। क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? क्यों करे भ्रष्टाचार समाप्त बीजेपी? ये जो छोटा मोटा यहाँ भ्रष्टाचार देखते हैं, छोटा मोटा नहीं है, लेकिन क्या है, अमित शाह गृह मंत्री है, तृणमूल के लीडर को आगे पूछते हैं बेटा तुम टीएमसी करके कितना कमा लेते हो? अच्छा वो कहेगा हम चावल चोरी करते हैं, कोयला चोरी करते हैं, लोहा चोरी करते हैं, कुछ तो करता है 100 दिन का काम का पैसा। बोले क्या करते हो? गरीब का 100 दिन का काम का पैसा खाता से निकाल लेते हो, बस इतना ही। अरे हमको देखो, हम पूरा बैंक का खाता से सब रुपया निकाल के विदेश भेज देते हैं, तो हमारे साथ चला। तुम कोयले खदान से कोयला चोरी करते हो और भाई को पैसा भेजते हो, तुम हमारे साथ चला हो तो कम मोटा भाई छोटा भाई मिलकर पूरा कोयले खदान हड़प कर देते हैं। तुम रेल का वागन प्रेस करते हो, वर्कशॉप से लोहा चोरी करते हो। अरे हमारे साथ आ जाओ, देखो हम पूरा रेल बेच दे रहे हैं, हम पूरा इंश्योरेंस कंपनी बेच दे रहे हैं, हम पूरा खेती गायब कर दे रहे हैं। ये क्या छोटा मोटा चक्कर में पड़े हो? तो इनका जो जीत बढ़ गया ना लालच का, तृणमूल कांग्रेस का, वो जो गाड़ी बोल रही थी, जो साइकिल नहीं चढ़ पाता था वो स्कॉर्पियो चढ़ के घूम रहा है। आप सोचता है चलो हेलीकॉप्टर चढ़ के घूमेंगे, चार्टर्ड प्लेन करके घूमेंगे। उधर गंगा पार का जितना मेयर था, एमएलए था, मंत्री था, सब किया ना। एक चार्टर्ड प्लेन आया, मेरे बाप के जन्म में चार्टर्ड प्लेन में नहीं चढ़े, चलो चढ़ जाते हैं, तो फिर बीजेपी से तृणमूल से बीजेपी चले जाते हैं। उसे क्या होगा? आपका समस्या का समाधान होगा? झूठ नील का जो समस्या वो ठीक होगा? आपके घर के बच्चों को नौकरी मिलेगा? शिक्षा जो महंगा हो रहा है वो कमेगा? शिक्षा का हालत बर्बाद हो रहा है। आप माध्यमिक स्कूल में जाओ, चाहे मदरसा में जाओ, चाहे प्राइमरी में जाओ, चाहे जूनियर हाई में जाओ, पिछले 10 साल से एक भी नियोग ठीक से नहीं हुआ।
चोरी हुआ, धांधली हुआ, कटमरी हुआ, टेट पास, अपर टेट पास, प्राइमरी, एसएससी पास, मध्य सर्विस कमीशन पास, कॉलेज सर्विस कमीशन पास, वो धरना दे रहे हैं। अच्छा 10 साल अगर स्कूल में बच्चा भर्ती नहीं होगा, शिक्षक नहीं होंगे, तो 15 साल बाद कोई बच्चा नहीं होगा वहां पे, प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा। इसी तरह से सरकारी अस्पताल का हालत है, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, दवा नहीं, इंजेक्शन नहीं, तो आपको नर्सिंग होम में जाना पड़ेगा, प्राइवेट में जाना पड़ेगा। मतलब आपके पॉकेट से पैसा खर्चा किया जा रहा है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का भी, अभी देखो 1 साल में रेल का स्वाभाविक नहीं हुआ, अभी भी सब कोरोना के लिए फेस्टिवल स्पेशल चल रहा है, एक्स्ट्रा रुपया देकर के जाना पड़ेगा। बस का भी हालत वही है, आपको खर्चा बढ़ गया आपका। हम वामपंथी यही कह रहे हैं, चुनाव में ये हिसाब किताब करना पड़ता है। वो कहते हैं हिंदू खतरे में है, ये कहते हैं मुसलमान खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। आज तो हमारा पूरा बंगाल और पूरा देश खतरे में है। हमारी जिंदगी, हमारा जीना, हमारा रोजगार, ये सब खतरे में है। और इसलिए हमें एक होना पड़ता है। जिनके कारण खतरा हो रहा है, जो पेट्रोल का, डीजल का कीमत बढ़ा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लोग इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा होने से वो कॉलर पकड़ के पूछेंगे 40 रुपया करने के बाद था, क्यों 100 रुपया हो रहा है? क्यों गैस का सिलेंडर का कीमत 1000 रुपया हो रहा है? क्यों दवाई का कीमत बढ़ रहा है? इसलिए वो चाहते हैं हिस्सा में बांट। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, फिर बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान कहता है तो ममता आकर के काकी नहीं बोली थी, काकीनाडा में जब बमबाजी हो रहा था, उसके बाद 4 महीना आए नहीं, 4 बार हमें बैरकपुर काकीनाडा में आके जुलूस करना पड़ा, मन जुलूस करना पड़ा, कांग्रेस को वाम मोर्चा के एक साथ लेकर के। ममता के क्या बोली, हमारे खाने खाए, हमारे पड़े, हमारे भाषा कथा बोलते हैं। मतलब धर्म के नाम से बांट रहे थे, आप भाषा के नाम से बांट रहे हो। अरे बांटना ही तो हुआ ना, आप चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, काट रहे हो, मतलब एकता तोड़ रहे हो। विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिकता, जातिवाद, वो लोग की एकता को कमजोर करता है, तोड़ता है। जब वो तोड़ते हैं तो लोग कमजोर हो जाते हैं। जब कमजोर हो जाते हैं, चाहे आपका रोटी रोजी का मांग हो, चाहे आपका यूनियन का मांग हो, चाहे आप पेपर मिल में काम कर रहे हो, चाहे आप असंगठित मजदूर है, चाहे आप बदली में हो, चाहे आप ठेके में हो, चाहे आप जूट मिल में हो, आपको अपना मांग मांगने का जो ताकत है वो कम जाता है। यही कारण है ये भाजपा और तृणमूल एक साथ मिलकर के कहते लाल हटाओ देश बचाओ। लाल हट गया लेकिन देश नहीं बचा। इसलिए आज पूरा देश से आवाज आ रहा है कि अगर देश को बचाना है तो फिर से लाल झंडे को मजबूत करना है, लाल ताकत को आगे बढ़ना है। आप किसानों का देखो, हमारे खेती को अदानी अंबानी के हाथ में देने के लिए कोरोना के समय पर पार्लियामेंट में बहस नहीं करके ऑर्डिनेंस पास कर दिए। पिछले 7 साल में एक बार ये मोदी सरकार 76 ऑर्डिनेंस पास की है। कभी आजादी के बाद इतना कभी नहीं हुआ। ऑर्डिनेंस का मतलब कोई कानून लेके कोई बहस नहीं, 8 घंटे का काम 12 घंटा कर दो, नया लेबर कोड लगा दो, 3 काला कानून ले आकर के हमारा खेती, हमारा अनाज, अनाज का कीमत, मंडी, ये सब अदानी और अंबानी के हाथ में दे दो। इसके विरोध में लड़ाई है। जब इसके विरोध में लड़ना पड़ता है तो 300 किसान संगठन एक साथ हुए हैं। आज 300 किसान संगठन जब एक साथ हुए हैं तो लाठी, गोली, बंदूक, जल, कमान लेकर के भी ये अमित शाह और मोदी और योगी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसान लड़ रहे हैं, इसलिए हम जोड़ना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे नौजवान विद्यार्थी शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर जब भी नवर्ण हो गए उनको शहीद किया गया। चाहे सुदीप गुप्ता हो, सुदीप्त गुप्ता हो। जब सुदीप्त गुप्ता की हत्या की जाती है तो क्या प्रतिकूल को दुख नहीं होता? जब मैदुन की हत्या की जाती है, मैदुल इस्लाम की, तो क्या मीनाक्षी को दुख नहीं होता? जब सैफुल मुल्ला को कत्ल किया जाता है तब क्या सृजन भट्टाचार्य को दुख नहीं होता? अरे इंसानियत का मामला है, उसको वो धर्म में बांटना चाहते हैं और इसलिए लड़ाई के मैदान हम लोगों को जोड़ते हैं। लाल झंडा इसी जुड़ाव का काम किया था, बोल करके यहाँ फसादात नहीं हुए। और इसलिए बीजेपी तृणमूल के बोला था एलो में लोग कोड़े जमा लुटे पुटे खाए। जो माड़ा होता है ना, एक सूता में पिरोया जाता है,
ये लोग मिलकर वो सूता को तोड़े। अगर सूता को तोड़ देते हैं तो जितना मोती है वो बिखर जाता है। आज संयुक्त मोर्चा का मतलब है हम फिर से वो सूता को मजबूत करके संगठन का, आंदोलन का फिर से वो मोती सबको पिरोए हैं। तब ये वाम मोर्चा, तब ये कांग्रेस, तब ये आईएसए, ये जनता का एकता, नया ताकत। आप ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में देखे, जो लोग कह रहे थे लाल झंडा नहीं है, वाम मोर्चा नहीं है, वो नए ताकत किस तरह से, नए पीढ़ी की ताकत। आपके यहाँ हमारे प्रत्याशी है, चाहे सुकांत हो, चाहे इंद्राणी हो, ये नए पीढ़ी के नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी मैं आ रहा था, तृणमूल वाले डीजे लगा के बोलते हैं खेला हो, खूब गाना हो रहा है। अरे मेरे दोस्त, ये खेल नहीं है, ये अपना जिंदगी का जद्दोजहद है। आने वाले नस्ल और पीढ़ी को बचाने का है, राज को बचाने का है, हमारा रोजी को बचाने का है, रोटी को बचाने का है। खेल तो मैदान में होता है, वोट के बूथ में होता है। ये जो हत्या हो रहा है, ये जो बमबाजी होता है, ये जो वोट लूट होता है, उसी को भी ये खेलों में बोलते हैं। खेला माटे হয়, মাঠ নেই, ময়দান নেই, বাচ্চারা খেলে, তাদের সুযোগ নেই, সরঞ্জাম নেই। যারা খেলতে চায় তাদের পুষ্টিকর খাবার নেই। আর যারা লুটে মেরে বড় হয়েছে তারা এখন বলছে খেলা হবে। আসলে এটা খেলা হবে না। ওদের এই চুরি জোচ্চুরির খেলা খতম করার জন্য এই লড়াইটা হচ্ছে এই ভোটে, এবং আমাদের সেই শপথ নিতে হবে, এই খেলাটাকে খতম করতে হবে, ताकि हमारे बच्चे खेल भी पाए, पढ़ भी पाए, ताकि हमारा मैदान प्रोमोटर के हाथ में नहीं चला जाए, ताकि हमारे क्लब को पैसा देकर के शराब के नशे में धूम नहीं किया जाए। और इसलिए हम आपके पास ये अपील लेकर के आए हैं। बहुत सारी बातें ही है चुनाव के प्रचार में, आने वाले दिनों में भी होगा, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा 365 दिन का रोजमर्रे का जो परेशानी है, जो जब आप बार बार कहते हैं चुनाव के बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं होता, कौन सुनेगा? आप अगर लालच में वोट दोगे तो लालची नेता पैदा होगा, आप अगर डर से वोट पैदा दोगे तो डर का माहौल पैदा होगा, आप अगर सांप्रदायिकता के कारण वोट दोगे तो सांप्रदायिक माहौल बनेगा, आप अगर बड़े बड़े लुटेरे पूंजीपति के लूट के पैसे से, रिश्वत के पैसे से बीजेपी और तृणमूल जो पैसा बांट रहा है वो पैसा बांटने से होगा, तो फिर उसके बाद लूट के चौदह बढ़ता जाएगा। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ बीजेपी और तृणमूल? खुद लोगों को ये कहता है कि देखो तृणमूल को रोकने के लिए बीजेपी चाहिए। अरे 7 साल से तो बीजेपी की सरकार है, नहीं बात है। किसको रोक लिया? जो लोग जेल के अंदर थे, जिनको जेल के अंदर रहना चाहिए था, वो सब सेटिंग करके बाहर आ गए। আমরা বললাম চোর ধরো, জেল ভরো, बीजेपी की कर लो, चोर देख लो, पकड़े पूरे ले लो। अरे जैसा पुलिस जाकर के चोरी का माल के साथ चोर को पकड़ता है ना, वैसे बीजेपी तृणमूल के चोरों को उसके माल के साथ, सामान के साथ अपने पॉकेट में डाल दिया। इसलिए अगर आपको चोर के खिलाफ लड़ना है तो ये समझना पड़ेगा, चोर कभी चोर के खिलाफ नहीं लड़ता, लुटेरे कभी लुटेरे के खिलाफ नहीं लड़ते। उसके लिए जनता को एक साथ होकर के लड़ना पड़ता है, और वही काम हम कर रहे हैं। इसलिए हम ये साझेदारी बनाए हैं। हमारा ये साझा विरासत है, हमारा साझा शहादत है। आजादी की लड़ाई के समय हम अंग्रेज के साम्राज्य के खिलाफ एक साथ हुए थे, और जलियांवाला बाग करने के बाद भी वो हिंदू मुसलमान सिख की एकता को तोड़ नहीं पाया था। आज भी ये लोग जो कर रहे हैं वो बांट रहे हैं। क्यों बांटते हैं? पिछले असेंबली पार्लियामेंट के चुनाव के समय आपको याद है, बालाकोट, पुलवामा, खूब चर्चा हो रहा था ना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। बाद में आपने देखा अर्नब गोस्वामी और बीजेपी के नेता लोग, हमें कहा गया था हमारे फौज की हत्या हुई है, दुख प्रकट करो। बेशक दुख करना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता, मंत्रिमंडली, प्रधानमंत्री के दफ्तर के लोग और अर्नब गोस्वामी मीडिया के लोग बोले ये लाश मिल गया, अब तो वोट बढ़ जाएगा। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे वोटर ईवीएम मशीन में वोट के लिए बुताम नहीं टिप रहे थे। लग रहा था कोई न्यूक्लियर बम का बुताम टिप रहे हैं, एक एक बुताम टिपेंगे और लाहौर में, इस्लामाबाद में न्यूक्लियर बम चलेगा। फिर वोट हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम। कहाँ इंडिया पाकिस्तान, कहाँ बालाकोट, कहाँ इस्लामाबाद, कहाँ लाहौर, कहाँ न्यूक्लियर बम? ये वोट के टाइम में इसी तरह से भावना को उठाया जाता है, कभी मंदिर के नाम में,
कभी सीमा के नाम पर, कभी युद्ध के नाम पर। और आज ये बीजेपी तृणमूल दोनों फिर वही भावना को बढ़ा रही है, ताकि आप अपना पेट की तरफ नहीं देखें, आप अपना इलाज की तरफ नहीं देखें, आप अपनी शिक्षा की तरफ नहीं देखें, आप अपने बाल बच्चे के मुंह की तरफ नहीं देखें। आपको देखना पड़ेगा वो जहाँ मीडिया दिखा रहे हैं, वो दलाल यहाँ दिखा रहे हैं। और वो क्या है, जैसा चल रहा है वैसे चलता है। जब चुनाव आए तो बांट लो। चुनाव के वक्त इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हुआ करता था। आपको मालूम है सिंघू बॉर्डर था इस देश में, आपको मालूम था टिकरी बॉर्डर था इस देश में, गाजीपुर बॉर्डर था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में था, हरियाणा और दिल्ली के बीच में था, पंजाब और हरियाणा के बीच में था। तो जब ये शासक अपने लूट के लिए वो कहीं भी जरूरत पड़ता है तो सीमा बढ़ा देते हैं। अंग्रेज जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके भारत पाकिस्तान को सीमा बैठाए थे, आज किसान जब अदानी अंबानी के ये खेल के खिलाफ लड़ रहे हैं, मोदी अमित शाह की नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो सीमा बैठा दिए पंजाब के साथ हरियाणा का। और कैसे बोले, पगड़ी देख करके पंजाब के किसान को मीडिया के दलाल बोल दिया आरएसएस की जुबान पे कि ये तो खालिस्तानी है। क्यों? अरे हमारे नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। স্বাধীনতা আন্দোলনে সবাই একটা হয়েছিল আমরা। आप पगड़ी देख करके पहचान रहे हो, जैसे सीए एनपीआर एनआरसी के खिलाफ हम लड़ रहे थे, शाहीन बाग से लेकर बाकी सब जगह, क्या भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर, रियासत के नाम पर नागरिकता को बांट नहीं सकते। भारत एक है, नागरिकता एक है। आप आसाम में 19 लाख लोगों को डिटेंशन कैंप में नहीं भेज सकते। अभी आसाम में चुनाव हो गया, बंगाली हिंदू कर्मकार घोष साहा दत्तो देख करके उनको भी जो वोट डाले अभी पिछले हफ्ता, उनको भी नोटिस दिया जा रहा है डी वोटर का। यह है बीजेपी, क्योंकि वो असम या बंगाली का मामला है, यहाँ उसको हिंदू और मुसलमान बना रहे हैं। हमने लाल झंडा वाले कहा कि भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर आप किसी का नागरिकता छीन नहीं सकते। दिलीप घोष कहता है 2 करोड़ लोग को बंगाल से बाहर निकाल देंगे, तृणमूल कहती है हिंदीभाषी लोगों को हम बाहर निकाल देंगे। हम कहते हैं कोई माई का लाल, जब तक लाल झंडा रहेगा किसी एक इंसान को बंगाल के बाहर को भेज नहीं सकते। अरे बाल गंगाधर तिलक कहते आजादी के बाद कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वैसे आज हम कहते हैं नागरिकता हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता। तो फिर वो चुनाव में ये बावला क्यों उड़ा रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं। एनआरसी के समय एनआरसी विरोधी आंदोलन को तोड़ने के लिए ये विजयवर्गीय क्या कहा था मालूम है, ये चीड़ा खा रहा है, मूढ़ी खा रहा है। ये देख करके हम समझ गए ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। इन बेवकूफ को कौन समझाएगा, सिर्फ बांग्लादेशी लोग चीड़ा नहीं खाते, हम बिहार के लोग, बंगाल के लोग, यूपी के लोग, पूर्वी के लोग, आसाम के लोग सब खाते हैं। वो उनका जो इंदौर घर है वहाँ के लोग भी चीड़ा खाते हैं। हम चीड़ा दही में लगा के खाते हैं, वो चीड़ा भाजा बना के खाते हैं, पोहा बना के खाते हैं। लेकिन किसी का खुराक देख करके आप क्यों बोलोगे? हमारे यहाँ 5 कोस दूर जाने से पानी बदलता है, 10 कोस दूर जाने से गोली बदलती है, 20 कोस दूर जाने से खुराक बदलता है, 50 कोस दूर जाने से लिबास बदलता है, 100 कोस दूर जाएंगे तो आप चेहरा बदल जाएगा। उसके बावजूद भी हम पूरा देश एक है। ये हमें कमजोर करने के लिए तोड़ रहा है। इस तोड़ने की ताकत के खिलाफ हमें एक साथ होना पड़ेगा। आपने यहाँ कई साल से झेला है, और इस चुनाव में अगर आप फिर उसी सांप्रदायिक तत्व के हाथ के खिलाफ बनेंगे तो फिर हमारा मजदूर का लड़ाई, हमारा किसान का लड़ाई, हमारा विद्यार्थी, हमारा नौजवान का लड़ाई, हम जो एक कर रहे हैं वो नहीं होगा। जब আমরা ভাগ করে তখন আমাদের ঐক্য শক্তি কমে যায়, আমরা যখন যোগ করি তখন আমাদের শক্তি বেড়ে যায়। এই জন্য ওরা হচ্ছে বিভাজনের শক্তি, আমরা হচ্ছে সংযুক্ত মোর্চা। আমরা সবাইকে আদিবাসী, তপশিলি, বাংলাভাষী, হিন্দিভাষী, পাহাড়, সমতল, হিন্দু, মুসলমান, মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে একটা করছি এই নির্বাচনে। এই জন্য ওরা বিপদ দেখছে, আর যত বিপদ দেখছে তত বেশি আবোল তাবোল বকছে। যেখানে আমরা যাচ্ছি নতুন উদ্যমে, নতুন উদ্যোগে, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা, আমাদের পুরনো লোকজন যারা একটু দূরে সরে গিয়েছিলেন, যাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল, যাদেরকে সন্তুষ্ট করা হয়েছিল, যাদেরকে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল, যাদের উপর হামলা করেছিল, আজকে সবাই যখন এক কাট্টা হয়েছে এখন ওরা ভয় পাচ্ছে। আমাদের একটা বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের দেখলে ওদের তাবড় তাবড় নেতাদের এখন ভয় পাওয়ার কথা। কারণ যারা চোর জোচ্চোর হয় তাদের মনোবল কখনো পাকা থাকে না, আর যারা হকের লড়াই লড়ে
যারা নীতির লড়াই লড়ে, যারা একটা আদর্শ লক্ষ্য নিয়ে লড়ে, তার শক্তিটা আলাদা। সেই শক্তি নিয়ে আমরা এই নির্বাচনে কোনো শক্তি প্রদর্শনের কথা বলছি না, কোনো ভক্তি প্রদর্শনের কথা বলছি না। আমরা শুধু এটুকু বলছি, अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, रास्ते सब जाते हैं एक ही घर की ओर। चुनाव के वक्त अपना अपना धर्म का शोर आप क्यों कर रहे हो? चुनाव में हम धर्म ठीक नहीं करते हैं। चुनाव में क्या सुकांतों का जात धर्म या भाषा ठीक करेंगे? चुनाव में क्या इंद्राणी का भाषा धर्म जात ठीक करेंगे? चुनाव में हम ठीक करेंगे हमारा रास्ता ठीक होगा कि नहीं? चुनाव में हम ठीक करेंगे हमारा स्कूल ठीक होगा कि नहीं, उसमें शिक्षक आएगा कि नहीं? चुनाव में हम ठीक करेंगे जितना शून्य पद है सरकारी नौकरी में वो का भरना होगा कि नहीं, जो शेड्यूल कास्ट है उसका मर्यादा होगा कि नहीं, ये हाथरस का बड़ा कांड होगा, हमारे बच्ची को वो जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर उसकी इज्जत को लूटेगा, उसकी जीभ काट देगा, फिर रीढ़ का हड्डी तोड़ देगा और बाद में खामोश रहेगा पूरा मीडिया 15 दिन तक। उस बच्ची के माँ को लाश का मुंह देखने नहीं दिया जाएगा और पुलिस ले जाकर के वहाँ पे पेट्रोल डाल करके उसको जलाएगा रात के अंधेरे में। ये हाथरस में उत्तर प्रदेश में जोगी के राज में हुआ, उसी तरह से उन्नाव में हुआ। इसी होली के दिन 8 साल का बच्ची का इसी तरह से उसका दर्शन करके इज्जत लूट करके उसको कत्ल किया। फिर उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसा हो रहा है। हमारे यहाँ बंगाल में हम कामदूरी नहीं देखे, मध्यम ग्राम में नहीं देखे। वो टैक्सी ड्राइवर बिहार से आया हुआ था, उसके बेटी के साथ जुल्म हुआ, जाती हुई, पुलिस सहारा नहीं दिया, वो मेडिकल करने गए, फिर उसके बाद उसका इज्जत लूटा गया और उसके बाद उसकी हत्या के बाद लाख के अंधेरे में ले जाकर के नीमतला श्मशान में उसको जलाने का कोशिश किया जा रहा था। जैसे जोगी वैसे ही ममता, फर्क नहीं है। तभी लाल झंडा और CIT के मजदूर वहाँ पहुँच करके, नेता पहुँच करके, तब वो टैक्सी वाले का बच्ची का वो लाश को उद्धार किया गया। ये काम रोजाना कर रहे हैं। जब हमारे नौजवान कहते हैं रोजगार दो, ममता बोलती है तेले भाजा चौक, मोदी क्या बोलते हैं पकौड़ा। अरे जिसको बंगला में तेले भाजा कहता है उसी को हिंदी में चौक कहते हैं। हिंदी में ये कहते हैं विकास मोदी जी, ममता कहते हैं उन्नयन। जिसको हिंदी में विकास कहा जाता है, बंगला में उसी को उन्नयन कहा जाता है। जब BA मांगते हैं लोग तो ममता बोलती है घेरगेव कुछ, और मोदी बोलता है भौंक रहा है। बंगला में जिसको घेरगेव बोलता है, हिंदी में उसी को भौंक रहा बोलता है। दरअसल बंगला में ममता बंगाल के लोगों को और मोदी हिंदी में देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। इसलिए लोगों के अंदर वो फूट डाल करके लूट की रात को चलाना चाहते हैं। हम इस फूट के खिलाफ एकता पैदा करना चाहते हैं और इसी चुनाव में हसिया ताड़ा तारा निशान में आपके सामने हम दरख्वास्त कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवार बीजपुर में सुकांत रक्षित और इंद्राणी कुंड मुखर्जी नईहाटी में। आने वाले दिनों में 2-4 रोज है, अभी कोरोना का टाइम है, सोशल फिजिकल डिस्टेंस का मामला है। हमने कहा बड़े बड़े मीटिंग हम लोग नहीं करेंगे, रोड शो नहीं करेंगे। लोग बहुत परेशान हैं। फिर से अगर लॉकडाउन होगा, लोगों का कमर टूट गया है, अब तो वो सर उठा नहीं पाएंगे। 46% लोग पिछले 1 साल में नए सिरे से कर्जदार हुए हैं। हमारे माताओं का 2 किलो वजन एवरेज में घट गया है, क्योंकि सामान कीमत इतना बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ता है तो हमारा खुराक कम जाता है। उस समय आइए हम रोजी रोटी के सवाल लेकर के, पढ़ाई के सवाल लेकर के, सिंचाई के सवाल लेकर के, हम अपने बिजली के सवाल को लेकर के हम लड़ाई लड़े और इस लड़ाई में लाल झंडा साथ साथ संयुक्त मोर्चा हम एक साथ जुड़े और इस चुनाव पैदा करने का अपील रखने के साथ चुनाव के दिन कोई अफवाह नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, अपना वोट आप खुद डालेंगे और कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। इतना तो आपको भरोसा हम दे सकते हैं। इतना कहते हुए आप सबका धन्यवाद करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।